रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली एचपीएलसी टेक्निक है। तो इस वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल फेज कैसे काम करता है, रिवर्स फेज कैसे काम करता है और एचपीएलसी वर्क कैसे करता है। मतलब एचपीएलसी कैसे, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एचपीएलसी में, और एचपीएलसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कितने टाइप के डिटेक्टर होते हैं एचपीएलसी में, और उसके जो एचपीएलसी के जो कंपोनेंट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है कि जब जैसे अगर कोई दो प्रोडक्ट एक दूसरे में मिले हुए हो तो उनको हमको सेपरेट करना है। एक दो या दो से अधिक प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इम्प्योरिटीज है आपके प्रोडक्ट के साथ में मिली हुई है, तो हम उनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। बट क्रोमेटोग्राफी का यूज सेपरेशन के अकॉर्डिंग, उसके अलावा भी यहाँ पर हम उसका एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की प्योरिटी कितनी है, कि बाकी प्रोडक्ट के कंपेयर में, मतलब इम्प्योरिटी के कंपेयर में हमारा प्रोडक्ट कितना प्योर है। वो जब सब कुछ चीजों को भी एनालिसिस करने के लिए एचपीएलसी का यूज होता है। तो एचपीएलसी में जनरली दो टाइप की टेक्निक यूज होती है, वाइडली यूज होती है। ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी है, फिर आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी है, और सेपरेशन के अकॉर्डिंग भी कई सारी ऐसी टेक्निक्स है एचपीएलसी की, मतलब क्रोमेटोग्राफी की। तो अभी हम यहाँ पर जो रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज की बात करने वाले हैं, क्योंकि रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज सबसे ज्यादा यूज होता है। तो चलिए इसको हम एचपीएलसी के कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में काम करते हो या अगर आप फार्मा में काम करते हो तो आपने एचपीएलसी को देखा होगा। एचपीएलसी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर हम रिलेटेड सब्सटेंस, assay का टेस्टिंग करते हैं। और भी जैसे कायरल प्योरिटी होती है, जैसे नॉर्मल फेज में हम जनरल कायरल प्योरिटी को यूज करते हैं। कायरल प्योरिटी क्या होती है कि जब कोई दो कंपोनेंट का जो सुपर इम्पोसिबल इमेज है, जैसे कि ये मेरा हैंड है, तो ये इसका सुपर इम्पोसिबल इमेज है। तो ये क्या इसको हम एनालिसिस करेंगे, क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपाउंड है उसका मोलिकुलर वेट, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम होता है, बस केवल वो एक दूसरे के अपोजिट, जो उसका इमेज होता है, मिरर इमेज, वो सुपर कंपोजिबल होता है। तो उसको बोलते हैं हम कायरल प्योरिटी। तो उसकी भी हम टेस्टिंग एचपीएलसी के थ्रू करते हैं। तो वो हम वहां पर नॉर्मल फेज टेक्निक का यूज करते हैं। तो अभी एचपीएलसी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो अगर आपने एचपीएलसी को देखा है तो उसमें एक सबसे पहले पंप होता है, ठीक है। जो पंप होता है वो क्या करता है, मोबाइल फेस को सक करके उसको पंप करता है स्टेशनरी फेज, मतलब कॉलम के थ्रू। तो वो पंप का काम क्या है, आपके इसमें प्रेशर जनरेट करना। तो एचपीएलसी मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जब यहाँ पर प्रेशर की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो वहां पर क्या है कि आपका जो प्रेशर है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर के लिए हमको एक पंप की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें एक पंप होता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है, उसमें एक कॉलम होता है, कॉलम कंपार्टमेंट, जहां पर हमारा जो कॉलम रखा होता है। तीसरा हमारा होता है जो सैंपल, जहां पर इंजेक्शन लगता है, सैंपल कंपार्टमेंट, तो वो हमारा सैंपल कंपार्टमेंट हो गया। फोर्थ होता है हमारा डिटेक्टर होता है, जो हमारा जो भी कंपाउंड्स है, जो भी हमारे प्रोडक्ट है, उसको डिटेक्ट करता है। तो उसके लिए हमको एक डिटेक्टर चाहिए। तो एक डिटेक्टर भी एचपीएलसी में होता है। देन उसके बाद हमारा एक होता है क्रोमेटोग्राम, मतलब कि डेटा रिकॉर्डर, जहां पर वो जो क्रोमेटोग्राम है उसको रिकॉर्ड होता है। तो उसको हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरली ये 5 चीजें मेन होती है एक एचपीएलसी में। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं पंप से। तो पंप का क्या क्या होता है, पंप का काम क्या होता है कि वो आपकी मोबाइल फेस को सक करता है, ठीक है। मोबाइल फेस को सक करके वो, अभी आपको मैं मोबाइल फेस क्या होती है, स्टेशनरी फेस क्या होती है, वो भी इसमें आगे बताने वाला हूँ। तो अभी जस्ट हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। फिर उसके बाद आपका कॉलम कैसे काम करता है, एचपीएलसी में कैसे पीक अलग अलग होती है, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे हमारा जो पंप होता है वो क्या करता है, मोबाइल फेज को सक करता है और उसको हाई प्रेशर के थ्रू उसको कॉलम से निकालता है। मतलब उसको कॉलम के ऊपर प्रेशर, हाईली प्रेशर करता है और वहां से वो एग्जिट होती है। जब, और कॉलम के जस्ट पहले क्या होता है, एक इंजेक्टर होता है। तो इंजेक्टर मतलब क्या होता है कि आप वहां पर जो सैंपल है आपका, वो उसका इंजेक्शन आप उसमें लगाते हैं। तो वो क्या होता है कि आपका जब मोबाइल फेस पंप के थ्रू जो प्रेशर कर रहा है, तो आपने जैसे सैंपल को इंजेक्ट किया, हम जैसे सैंपल को इंजेक्ट करते हैं,
तो वहां से वो क्या करता है, वो कॉलम में एंटर करता है उस मोबाइल फेज के थ्रू। अब मोबाइल फेज में क्या होता है कि हाई प्रेशर होता है, तो वो जो कंपाउंड है वो उसके अंदर, कॉलम के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब वो कॉलम के बाहर वहां से इल्यूट होते हैं, मतलब उसको जब वो बाहर निकलते हैं कॉलम के दूसरे एंड से, मतलब अगर हम किसी चीज को इस एंड से एंटर करेंगे और इस एंड से निकालेंगे, तो वहां पर इल्यूशन होगा। तो जब इल्यूशन होगा तो वहां पर डिटेक्टर होता है, तो वहां पर वो डिटेक्टर उसको चेक कर रहा होता है कि क्या क्या चीजें बाहर निकल रही है। अगर आपका जैसे अभी आपका मोबाइल फेस नॉर्मली ब्लैंक है, ठीक है, अगर मोबाइल फेस के अलावा कुछ और जाएगा तो उसका बेसलाइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है किसको, कि एक बेसलाइन को डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे वहां पर कुछ आ गया उसके सामने, कुछ उस टाइम पे कोई कंपाउंड अगर आ गया वहां पर सेपरेट होकर, तो वो क्या करेगा, वहां पर उसका बेसलाइन चेंज होगा। फिर वो जब वापस पूरा निकल जाएगा तो वापस वो जो मोबाइल फेस का जो बेसलाइन चल रहा था, वो डिटेक्टर वहां पर वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है क्रोमेटोग्राम में। तो जो वो रिकॉर्डिंग है, जो बेसलाइन और जो कोई कंपाउंड जब इल्यूट होता है, तो उसका जो रिकॉर्डिंग है वो हमारा जो क्रोमेटोग्राम है उसके ऊपर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट हो गए हमारे एचपीएलसी के। अब इसमें हम बात करते हैं मोबाइल फेज क्या होता है और स्टेशनरी फेज क्या होता है। तो स्टेशनरी फेज हम कॉलम को बोलते हैं, मतलब एक कॉलम होता है, अगर आपने एक एक इस तरह से कॉलम होता है, आपका जो पेन टाइप का कॉलम होता है, तो उसका अलग अलग डायमेंशन होता है, अलग अलग लेंथ होता है। अभी वो डिपेंड करता है आपकी मेथड के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अब वो डेवलपमेंट के टाइम पे हमको स्टेशनरी फेज को चूज करना है। फार्माकोपे के अंदर भी आपका कॉलम का क्लासिफिकेशन दिया होता है कि इस प्रोडक्ट में आप ये वाला कॉलम यूज कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट में आप ये वाला कॉलम यूज कर सकते हैं। तो वहां पर एक कोड वर्डिंग होती है, L1 L2 L3 L4 L5 ऐसे करके कॉलम की कोड वर्डिंग है। क्योंकि यूएसपी और आईपी जो फार्माकोपिया है, वो डायरेक्टली किसी कंपनी का कॉलम का नेम नहीं डाल सकते। जैसे क्रोमासिल का कॉलम बहुत वाइडली यूज होता है, तो क्रोमासिल का कॉलम आपका जो यूएस फार्माकोपिया है और आईपी फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया, उसके अंदर या कोई सा भी फार्माकोपिया है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं डाल सकते। तो वो क्या करते हैं, वहां पर कॉलम का एक क्लासिफिकेशन डालते हैं कि हमने L1 कॉलम यूज किया, L2 यूज किया जिसका डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर इंटू 4.6 mm का उसका विड्थ है, और उसमें 5 माइक्रोन का साइज है उसका। तो इस तरह से वो उसमें लिखा था हमने बीडीएस कॉलम यूज किया है, ओडीएस कॉलम यूज किया है। ओडी बीडीएस मतलब बेस्ट डीएक्टिवेटेड सिलिका, और ओडीएस मतलब ऑक्टाडेकाइल सिलिका, या फिर हम इसमें C8C18 कॉलम जिसको बोलते हैं, वो भी हम इसमें यूज करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वो फार्माकोपी के अंदर क्लियर नहीं लिखा होता। तो अभी कॉलम आपका डिपेंड करता है किसी भी मेथड के ऊपर, कि मतलब आपका जो मेथड है वो किस टाइप का मेथड है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी जो कॉलम होता है उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, और जो हमारा मोबाइल फेज है, जो हम जिसमें कुछ मोबाइल फेज क्या होता है, ये दो या दो से अधिक या एक से अधिक कंपाउंड्स या मतलब सॉल्वेंट का मिक्सर, मतलब मिक्सचर होता है। अगर हम जस्ट बात करें तो ये किसी भी दो सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, जैसे एक फिक्स कंपोजिशन में। जैसे फॉर एग्जांपल वाइडली जो यूज्ड मोबाइल फेज होती है, वो एसियन मतलब एसीटोनाइट्राइल एक सॉल्वेंट होता है, और दूसरा वाटर होता है, और एक होता है मेथनॉल और दूसरा होता है वाटर। फिर बफर के साथ में भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे सॉल्वेंट है। जब इसका एक फिक्स रेशियो बनता है, जैसे कि अगर मान लो कि 50% उसमें मेथनॉल है, 50% उसमें वाटर है, तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, 50-50 मोबाइल फेज। क्योंकि उसमें वाटर और जो हमारा मेथनॉल है वो 50-50% का है। देन ऐसा क्या होता है कि 70-30 का रेशियो होता है, कि 70% वाटर है, 30% हमारा एसिटोनाइट्राइल है, या फिर हमारा 70% बफर है और 30% हमारा एस्टोनाइट्राइल है। तो इस तरह से ये मोबाइल फेज का कंपोजिशन होता है, मतलब कि यहाँ पर एक फिक्स कंपोजिशन होता है। अभी ये भी क्या डिपेंड करता है, जब हम मेथड को डेवलप करते हैं इनिशियल फेज में, तो वहां पर इसका जो रेशियो होता है वो डिसाइड करते हैं। तो अभी इस रेशियो को कैसे डिसाइड करते हैं, वो भी हम इस वीडियो सीरीज में आगे बात करेंगे। ठीक है, मतलब एक मेथड कैसे बनती है इनिशियल से लेके
एंडिंग तक, मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कैसे हम किसी प्रोडक्ट की मेथड को डेवलप करते हैं, वो भी हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं बेसिक के बारे में बात करूंगा और नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज के बारे में एचपीएलसी के जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है। और आपकी मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर ओवरव्यू के लिए, ताकि आपको एक पिक्चर समझ में आ जाए। और अगर आपने कभी एचपीएलसी को ऑपरेट नहीं किया है तो डोंट वरी, इस वीडियो सीरीज में आप एचपीएलसी को कैसे ऑपरेट करते हैं, एचपीएलसी की क्या टेक्निक्स है, कैसे यूज करते हैं, वो सब कुछ आपको मैं इसमें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी हम बात कर रहे थे एचपीएलसी की मोबाइल फेज की। तो मोबाइल फेज एक दो सॉल्वेंट का एक फिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है। और वो क्या होता है मोबाइल फेज, वो डिपेंड करता है, जब हमारी मेथड होती है प्रोडक्ट के ऊपर, डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेशियो क्या रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर वो एचपीएलसी काम कैसे करता है, मतलब वो पिक को सेपरेट कैसे करता है। तो जैसे जो हमारा मोबाइल फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है। तो स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है, मतलब मोबाइल फेज है, वो होता है पोलर। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि जैसे पानी क्या है, आपका पोलर है, मतलब बहुत ही हाईली पोलर है, सॉल्वेंट है। पोलर मतलब क्या, आपने वो जैसे आपने हाइड्रोफोबिसिटी या हाइड्रोफिलिक का नाम सुना होगा। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक के मतलब कि वो वाटर हेटिंग है। हाइड्रोफिलिक के मतलब वो वाटर लविंग है, मतलब कि वो पानी जब भी हम डालेंगे तो वो उससे दूर भागेगा। वाटर लविंग है, अगर हाइड्रोफिलिक है तो मतलब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, पास पास आएंगे। हाइड्रोफोबिक है तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये एक पोलर और नॉन पोलर के बीच का एक मेन डिफरेंस है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई पोलर सॉल्वेंट है, जैसे एशियन और जो आपका वाटर है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है। अभी जो हमारा स्टेशनरी फेज है, वो क्या है हमारा, जो स्टेशनरी फेज किसे बोलते हैं, कॉलम। जो तो कॉलम क्या है हमारा, नॉन पोलर है। अभी हमारा स्टेशनरी फेज पोलर है और एक नॉन पोलर है, मतलब कि एक वाटर लविंग है और एक वाटर हीटिंग है। तो जैसे ही उसके अंदर से एक सॉल्वेंट निकलेगा, मतलब हमारा मोबाइल फेस कॉलम के अंदर से जाएगा, तो जैसे ही जाएगा तो क्या होगा कि उसके अंदर वो उसको एंटर नहीं करेगा, मतलब कि उसको क्या बाहर पुश करेगा। इसीलिए हमारा जो कॉलम, जो हमारा पंप होता है, वो हाई फोर्स मतलब हाई प्रेशर जनरेट करता है। तो जिसकी वजह से वो जब हमारा जो मोबाइल फेस जो पोलर है, वो नॉन पोलर में जब जाएगा, तो जो हमारा जो सैंपल है, हम उसको एसीटोनाइट्राइल मेथनॉल में डाइल्यूट में बनाते हैं, तो वो भी हमारा पोलर हुआ। तो जैसे ही हम उसको कॉलम के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो उसको कॉलम क्या करता है, अपने पास नहीं लेता है, उसको वापस से फोर्स करके बाहर की ओर धकेलता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉलम का पंप का जो प्रेशर है वो हाई रहता है, जिसकी वजह से वो स्टेशनरी फेज में कोई प्रेशर नहीं होता। वो तो क्या है कि अपने नेचर की वजह से उसको धकेलता है, उसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता। लेकिन जो हमारा मोबाइल फेस के थ्रू हम उसमें प्रेशर के थ्रू, कॉलम के थ्रू उसमें हम सैंपल को जब इंजेक्ट करते हैं, तो एक हाई प्रेशर जनरेट होता है। उस हाई प्रेशर के थ्रू वो जो सॉल्वेंट हमारा जो सॉल्यूट है, मतलब हमने जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया है सैंपल, वो कॉलम के अंदर जाता है। जब वो कॉलम के अंदर जाता है तो कॉलम का जो इन्वायरमेंट है अंदर का, वो काफी नॉन पोलर है, और वो हमारा जो सॉल्यूट सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है हमारे, वो पोलर है। तो क्या होता है कि उसको वो कॉलम के अंदर ही अंदर इस तरह से एक फ्रिक्शन होता है, मतलब कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बीच में वो इस तरह से एक छल, जो छलते हैं ना, जैसे आपने कोई छलनी छाना होगा, इस तरह से वो सॉल्यूट हमारा वहां पर टकराते हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि जो सेम वेट वाले, जैसे अगर आपने एक सीयू होता है जो आप छन्नी छानते हैं, तो अगर हम उसको सीयू में अलग अलग मेश साइज का करेंगे, तो जैसे जो सबसे पतला होगा वो सबसे नीचे गिर जाएगा, थोड़ा उससे बड़े वाले ऊपर वाले सीयू पे रह जाएंगे, थोड़ा उससे बड़े वाले ऊपर के सीयू पर रह जाएंगे। इस तरह से छनता है। अगर आप किसी भी चीज को छानोगे, तो जो सबसे छोटा कंपाउंड होता है वो सबसे नीचे रहेगा, जो उससे थोड़ा बड़ा होता है, मतलब जिसका वेट ज्यादा होता है, वो थोड़ा उससे ऊपर रहेगा, उससे जिसका वेट थोड़ा उससे ज्यादा होता है वो ऊपर रहेगा। तो इसी इसी इसमें क्या होता है कि अब वो एचपीएलसी का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 250 सेंटीमीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है। किसी में 150 सेंटीमीटर भी होता है। तो अभी वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब इल्यूशन टाइम कितना है उसका, वो भी डिपेंड करता है। तो वहां पर क्या होगा कि जैसे वो उसके अंदर जाएगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जब
कंपाउंड इस तरह से एक दूसरे से हाइड्रोफोबिक करेंगे तो वो एब्सॉर्ब होंगे सारे के सारे। तो वहां पर एक सिलिका होती है, तो सिलिका क्या करेगी, उन सारे के सारे जो कंपाउंड है, जैसे अभी हमारा एक प्रोडक्ट इंजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट भी है और इम्प्योरिटीज भी है, जैसे इम्प्योरिटी A B C D इम्प्योरिटी होती है। तो अभी इसमें मॉलिक्यूलर वेट वाइज ये क्या होगा, कॉलम के अंदर ये अलग अलग जगह पर एब्जॉर्प्शन होगा इनका। तो जैसे कॉलम की जो लेंथ है 250 है, तो हम स्टार्टिंग में मानते हैं कि हमारा इम्प्योरिटी ए वो वहां पर होगा क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे ज्यादा है। फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो रहेगा एक मतलब हम बात करें तो शुरू के जो 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वहां पर इम्प्योरिटी ए रहेगी। फिर जो 10 सेंटीमीटर का जो लेंथ है कॉलम का, वहां पर हमारा प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा। तो जैसे एब्जॉर्प्शन चालू होता है तो वो जो सिमिलर टाइप के कंपाउंड होते हैं वो उसको पकड़ता है। लेकिन हमारा मोबाइल फेस का फोर्स भी ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि वो मोबाइल फेस का जो प्रेशर हाई है, तो जो कंपाउंड उससे रिलेटेड करता है, मतलब कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही है, तो उसको वहां पर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और जो उससे जो कम लोअर मॉलिक्यूलर का जो वेट होगा वो क्या होगा कि जल्दी से फ्लो हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा। क्योंकि वो उसका वेट कम है तो वो जल्दी से नीचे जाएगा। तो वो क्या होगा, कॉलम के एंड में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कॉलम के एंड में जल्दी से पहुंच जाएगा वो, क्यों, क्योंकि वो छोटा है, उसका मॉलिक्यूल वेट भी छोटा है। तो वो ऊपर से जो मोबाइल फेस का जो पंप के थ्रू प्रेशर आ रहा है, तो वो क्या होगा कि कॉलम के अंदर अंदर अलग अलग जगह पर सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो सबसे लोएस्ट पे, मतलब कॉलम के जो नीचे का पॉइंट होता है एंडिंग पॉइंट, वहां पर वो एब्जॉर्ब होंगे। फिर क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद जब कंटिन्यूअसली उसमें फ्लो चलता रहता, अगर आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली देते रहेंगे तो क्या होगा कि जो चीज एब्जॉर्ब हुई है वो धीरे धीरे डी एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि वो डी एब्जॉर्ब होगी, मतलब कि अब क्या वो छूटना चालू करेगी। तो अभी क्या होगा कि सबसे पहले कौन छूटेगा, जो सबसे पहले है, मतलब जो कॉलम के सबसे निचले भाग पे है, मतलब जो सबसे पहले चला गया, जो सबसे हल्का है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो वो पहले आपका वहां पर अटैच रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही वो कॉलम से बाहर होगा, जैसे ही कॉलम से बाहर होगा तो वहां पर क्या है, डिटेक्टर लगा हुआ है। आपके कॉलम के जस्ट बाहर से वो डिटेक्टर लगा हुआ है। तो एक ट्यूब में आपका प्रोडक्ट ऐसा निकल रहा है, जैसे आपका इम्प्योरिटी जो डी था एग्जांपल के लिए, कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम था, तो वो जैसे ही कॉलम से आउट हुआ, मतलब कि उसका इल्यूशन चालू हो गया, ठीक है, वो डिजॉल्व हुआ। डिजॉर्प्शन के बाद उसका इल्यूशन चालू हुआ। तो जैसे ही वो इल्यूशन चालू हुआ तो वहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है, जैसे यूवी डिटेक्टर है। तो यूवी डिटेक्टर क्या करता है, जो क्रोमोफोर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। तो अभी आपका जो मोबाइल फेस है उसका बेसलाइन यू सिंपल चल रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई भी वो नहीं है, मतलब क्रोमोफोर्स नहीं है, मतलब कि वो एक सेम सॉल्वेंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। तो आपका जो बेसलाइन है वो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है इस तरह से। जब वो स्ट्रेट चलता है इस तरह से, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका वो इम्प्योरिटी डी निकलने लगा है तो वो डिटेक्टर के सामने आया, तो अभी वहां पर एक सेल लगा होता है, जैसे आपने यूवी में अगर आपने देखा होगा एक क्यूवेट टाइप का होता है, तो वहां पर भी एक सेल होता है। तो उस सेल से वो जो ट्यूब है हमारी, जो एचपीएलसी में जो ट्यूब लगी होती है ना, वो ट्यूब एक सेल से जुड़ी होती है और वो एक यूवी लाइट से पास होती है। तो जब वो यूवी लाइट से पास होती है तो अभी क्या है कि सामने एक स्टरलाइट करके एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। तो वो काम कैसे करता है, जैसे अगर आपका यूवी लाइट यहाँ से एक मोबाइल फेस फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली, और यहाँ से एक लाइट, मतलब इधर से एक लाइट इसके ऊपर आ रहा है, तो क्या हुआ कि अगर बीच में कोई कंपाउंड आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा ये जो बुक है, अभी ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर बीच में ये आएगा इस तरह से, इस तरह से आएगा बीच में मेरे, तो यहाँ पर क्या, जो यूवी यूवी का जो लाइट है, अब वो लाइट यहाँ नहीं जा रहा है, वो क्या हो रहा है, उस जो प्रोडक्ट उसके सामने आ गया, मतलब जो इम्प्योरिटी डी है जो उसके सामने आ गई, वो उसको क्या बोलते हैं उसको, उसके सामने वो एब्जॉर्ब करने लग गया उसको, ठीक है, क्योंकि वो लाइट वहां से पास नहीं हो रहा है। अगर अब ये लाइट यहाँ से पास नहीं हो रहा है इस तरफ, क्यों, क्योंकि तो वो डिटेक्ट होना चालू हो गया। तो डिटेक्टर का काम ही ऐसा होता है, मतलब ये सेंसर टाइप का है कि यूवी लाइट उसके ऊपर गिरता है, वो लाइट इस तरफ कितना अमाउंट जा रहा है। अभी क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल इस तरह से कोई सॉलिड चीज आ गई,
तो क्या होगा कि वो पूरे लाइट को रोक देगा, इधर कुछ लाइट जाएगा ही नहीं, तो आपका वो पिक सीधा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से वो सीधा ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इस तरह जो डिटेक्टर है, इधर से यूवी लाइट पास हो रहा है, यहाँ पर डिटेक्टर है, तो वो डिटेक्टर को कुछ लाइट ही नहीं आ रहा है, कुछ पास ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक हार्ड थिंग्स आ गई कि जो लाइट को पास नहीं होने दे रही है। तो ठीक इसी तरह हमारा जो कोई कंपाउंड निकलता है, तो वो क्या होता है कि वो कंपाउंड पूरा हार्ड नहीं होता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ लाइट एब्जॉर्ब होता है और बाकी का लाइट उस साइड जाता है। जैसे अगर हमने 254 नैनोमीटर का हमारा वेवलेंथ है, तो वो जो कंपाउंड निकल रहा है, तो वो 254 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो पूरी की पूरी 254 वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो बची हुई वेवलेंथ थी, क्योंकि हमने तो यूवी का लाइट तो हमारा सेम है, जो बची हुई जो लाइट थी उसको सामने डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। तो जितना लाइट वहां रुका है, वो उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंस है, मतलब उसका, और जो लाइट हमको डिटेक्टर पर मिल रहा है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं कि कितना इसका हाइट। तो क्या होता है कि जैसे वो सेल से निकलता है ना, तो जितनी देर तक निकलता है, जैसे ही निकलना चालू करता है, आपका पिक चालू होना चालू होता है, पिक ऐसा उठना चालू होता है, इस तरह से क्रोनोग्राम पर ऊपर उठता है। फिर जितनी देर तक वो निकलना चालू होता है, फिर जहां से उसका लोअर पॉइंट आता है, मतलब पिक पॉइंट आता है, वहां से वो वापस गिरना चालू होता है। मतलब उसका जो एचपीएलसी का जो डिटेक्शन है, मतलब कि जो उसकी वेवलेंथ, मतलब जो लाइट जा रहा है, अभी वो लाइट वहां पर पहले क्या बट इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे लाइट इंक्रीज हो रहा है, वो एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, मतलब कि डिटेक्टर को लाइट कम मिल रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, अब क्या हुआ कि वो पीक पे आ गया। अब वहां से क्या हुआ कि वो कंपाउंड नीचे की तरफ, मतलब कि अब जो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया, अब लाइट ज्यादा डिटेक्टर के ऊपर जा रहा है यूवी का, तो वहां से वो क्या, क्योंकि वो डाइल्यूट होते जा रहा है, क्योंकि वो कंपाउंड उतना ही था वहां पर हमारे कॉलम में, उसको उतना ही था उसके अंदर, तो वो उतना सेपरेट हुआ। और जिस तरह से वो लाइट वापस से डिटेक्टर को डिटेक्ट लगेगा, तो उस समय क्या होगा कि आपका जो पिक आना चालू हो जाएगा। फिर जैसे सेकंड पिक आएगा, तो वही सेम प्रिंसिपल कि जैसे आपका मेन पिक आएगा, तो क्या होगा कि वहां पर वो कंपाउंड आएगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा उसको। जैसे तो क्या इनिशियल में थोड़ा थोड़ा आएगा, ऐसा नहीं होता कि एक साथ पूरा पूरा कंपाउंड आ जाए। अगर आप किसी चीज को डालोगे ऊपर से, तो वो ऐसा थोड़ी है कि एक साथ चला जाएगा। पहले जो हल्के होंगे, पहले वो धीरे धीरे आएगा, तो ऐसे ही जो कंपाउंड, मतलब जो थोड़े कम थे उससे रिलेटेड, वो थोड़े थोड़े से जुड़ते आएंगे और निकलना चालू होंगे। तो जैसा निकलना चालू होंगे, तो उस समय उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, जैसे ही स्टार्टिंग करता है। लेकिन जैसे जैसे वो निकलना चालू होता है पूरी तरह से, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, मतलब यूवी लाइट के सामने, डिटेक्टर के सामने। तो वो क्या, आपका पिक चढ़ना चालू होता है। अब क्या हुआ कि एक पिक पॉइंट पे गया, अब वहां से उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग गया। जैसे कम होने लग गया था, वो जो पिक पॉइंट था, मतलब जो क्रोनोग्राम था, जो उसको रिकॉर्ड कर रहा था, वो क्या होगा, अब डाउन साइड में चालू हो जाएगा। तो इस तरह से होगा, और उसको इल्यूट करते 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 वो धीरे धीरे बाहर होगा। क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब किसी चीज को गिराते हैं, तो वो पूरी एकदम से बाहर नहीं होती है, वो धीरे धीरे बाहर होती है। तो इसीलिए आपका जो टेलिंग होता है, पिक का टेलिंग, कई बार क्या होता है कि आपका पिक एकदम शार्प जाता है, क्योंकि वो शार्प इल्यूशन होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें वो धीरे धीरे इल्यूट होती है, छोटी छोटी चीजें वहां पर चिपकी रहती है, स्टिकी मटेरियल ज्यादा रहता है इस तरह से, तो वो चिपका हुआ रहेगा, तो वो धीरे धीरे इल्यूट होगा। तो इससे आपकी क्या, पिक का जो टेलिंग है, वो टेलिंग बहुत बढ़ता जाएगा। तो पिक टेलिंग, उसका भी एक सिस्टम सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया, पिक टेलिंग वगैरह क्या होती है, वो भी हम बात करेंगे इसी सीरीज में कभी आगे, कि सिस्टम शूट का रिक्वायरमेंट क्यों है, हम कौन से सिस्टम शूट को चूज करते हैं, वो सब कुछ हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था एचपीएलसी का प्रिंसिपल। जो रिवर्स फेज की बात कर रहा हूँ, रिवर्स फेज में क्या होता है कि आपका मोबाइल फेज पोलर होता है, और आपका स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है। जैसे अगर आपके पास जैसे पानी है, अगर आपने एक बर्तन में पानी रखा है, ठीक है, उसमें आपने ऑयल की एक बूंद डाल दी, अभी पानी क्या आपका पोलर है, मतलब मोबाइल फेज। आपने उसमें क्या डाला, ऑयल की एक बूंद डाल दी, मतलब वो स्टेशनरी फेज है, मतलब आपका वो नॉन पोलर है। जो आपका ऑयल है, आपका ऑयल क्या रहता है, वो नॉन पोलर होता है। तो वो जब जैसे उसके ऊपर हम डालेंगे, तो क्या होगा कि वो पानी के अंदर मिसिबल नहीं होगा, वो क्या होगा कि पानी से दूर भगेगा। इस तरह से वो जहां आप डालोगे, आप एक घर में प्रैक्टिकल करना, आप एक बर्तन में पानी लेना, उसके ऊपर एक ड्रॉप केवल ऑयल का डालना, तो वो ऑयल की ड्रॉप है ना, अलग ही अलग जाएगी। जैसे आप उसके पास हाथ ले जाओगे, तो वो दूर दूर भगेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेशनरी फेज। अभी नॉर्मल फेज में ये हमारा हो गया रिवर्स फेज। अभी हमारा नॉर्मल फेज में क्या होता है कि आपका जो मोबाइल फेज है, वो नॉन पोलर होता है। जैसे कि आपका हेक्सेन हो गया, हेक्सेन आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो हेक्सेन और आईपीए का जनरल यूज होता है इसमें, क्योंकि हेक्सेन और आईपीए क्या एक दूसरे से मिसिबल होते हैं, मतलब लेयर नहीं बनता उसके अंदर। मिसिबल और इमिसिबल आपने सुना होगा कि दो सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं, जिसको देखना, मतलब हम आंखों से बता नहीं पाते कि कौन सा सॉल्वेंट क्या है। लेकिन कुछ सॉल्वेंट क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, जैसे कि आपका एशियन वाटर और एमडीसी है। तो एमडीसी क्या होता है कि हाईली डेंस होता है, तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा, वाटर ऊपर की तरफ हो जाएगा, दोनों के बीच में एक हमको लेयर दिखेगा। तो वो दोनों इमिसिबल है, मतलब कि वो एक दूसरे में मिल नहीं रहे। ठीक है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो वैसे हमारा जो नॉर्मल फेज है, उसमें आपका क्या है कि आपका ऑयल है, आप ऑयल के ऊपर एक वाटर का ड्रॉप डाल दो। मतलब आप क्या करो, आप एक बर्तन में ऑयल को फिल कर दो, और फिर उसमें आप एक ड्रॉप वाटर का डाल दो। तो जैसे आप वाटर का ड्रॉप डालोगे, तो वो भी एक अलग तरह से ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, उसके जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि जैसे अगर मान लो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पोलर है, तो उसके लिए हम नॉन पोलर कॉलम यूज करेंगे, क्योंकि उसको हमको सेपरेट करना है। सेपरेशन क्या होता है कि इस तरह से उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक फोर्स। तो वो जब फोर्स लगता है ना कॉलम के अंदर से, जब वो नॉन पोलर कंपाउंड, तो वैसे ही जैसे ऑयल के अंदर वो वाटर की ड्रॉप है, अगर आप उसको दोनों तरफ से हाथ लगा दो, इस तरह से वाटर की ड्रॉप डालो, उसको इस तरह से प्रेस करो, तो वो क्या होगा, वो आगे की तरफ भागेगी या पीछे की तरफ जाएगी, उसको जिस तरफ फ्लो मिलेगा उस तरफ जाएगी। और एचपीएलसी में क्या होता है कि मोबाइल फेस का प्रेशर रहता है पंप के थ्रू, तो उसको एक ही तरफ जाना है, आगे की तरफ ही धकाएगा, पीछे उल्टा नहीं चलेगा वो। तो आप इसको घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो नॉर्मल फेज में क्या आपका एन हेक्सेन जनरली वाइडली यूज होता है नॉर्मल फेज में, और हमारा जो कॉलम होता है वो पोलर होता है उसमें।
तो वो कायरल प्यूरिटी जिसको बोलते हैं, इस टेस्ट को हम कायरल प्यूरिटी बोलते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो दो कंपाउंड है उसकी बिल्कुल जो केमिकल स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ सेम होता है। तो अभी उसके बीच में सेपरेशन करना मतलब कि उसके लिए हमको नॉर्मल फेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसका भी ऐसा क्यों है कि जब कोई दो सुपर इम्पोजिबल इमेज मतलब कंपाउंड अगर एक ही प्रोडक्ट के अंदर है, तो क्या होता है कि जब वो नॉन पोलर और पोलर के बीच में जब जाएगा, जैसे ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, तो यहाँ पर क्या है कि वाटर इन ऑयल मतलब कि हम एक नॉन पोलर कंपाउंड को कॉलम के अंदर से पोलर मीडियम के अंदर उसको भेज रहे हैं। तो जब वो पोलर मीडियम के अंदर जाएगा, तो क्या होगा कि उसके अंदर सेपरेशन एब्जॉर्प्शन दो चीजों का एकदम बिल्कुल पास पास होगा, ठीक है। और वो दोनों के दोनों एक साथ डिजॉल्व होंगे और उसका पिक वैसे जैसे आपको मैंने रिवर्स फेज में समझाया, वैसे ही इसका पिक भी जनरेट होता है, ठीक है। तो अब इसके डिटेल में मतलब इसका केमिकली कैसे ये काम करता है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये हम इस सीरीज में आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप कमेंट करो। मतलब मेरे पास इसके लिए जैसे आपको मैं स्टार्टिंग से एक मैंने बहुत सारी मेथड डेवलप करी हुई है, कई सारे कॉलम यूज किए हुए हैं। तो हर कॉलम का एक अलग अलग प्रिंसिपल होता है। एक बेस्ट डीएक्टिवेटेड बीडीएस कॉलम जो होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ओडीएस कॉलम, ओडीएस मतलब ऑक्टाडेकाइल सिलिका, तो उसका जो प्रिंसिपल है C8 C18 कॉलम। जैसे C8 कॉलम है उसमें आपका रेफरेंस आरटी रिटेंशन टाइम थोड़ा जल्दी आता है, क्यों? क्योंकि उसका वो थोड़ा लेस नॉन पोलर होता है एज कम्पेयर टू C18 आपका हाईली पोलर होता है एज कम्पेयर टू C8, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम होते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे कॉलम का सिलेक्शन होता है एट द टाइम ऑफ द मेथड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें फिर हमको कब बफर यूज करना है, जैसे कुछ मोबाइल फेज में आपने बफर का नाम भी सुना होगा। तो बफर कब यूज होता है? बफर का मतलब जो पीके वैल्यू होता है, जैसे अगर आप जैसे हम लैब में जब काम करते थे, तो हमको एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अभी हमको उस प्रोडक्ट का नाम पता भी नहीं है, हमको केवल उसका स्ट्रक्चर मिलता है और उसका पीके वैल्यू मिलता है। पीके वैल्यू क्या होता है? पार्टीशन कोफिशिएंट मतलब पीएच का एक पीके वैल्यू होता है। वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो वो हर प्रोडक्ट का एक फिक्स होता है। तो वो हमको मिलता है कि ये इस प्रोडक्ट का पीके वैल्यू है। अभी उस प्रोडक्ट का नाम नहीं पता है, सिर्फ उसका पीके वैल्यू ही पता है। तो उसके बेस पे हमको उसको और स्ट्रक्चर पता है, तो उसके स्ट्रक्चर से हम किस तरह से कौन कौन सी इंप्योरिटी की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, कौन कौन सी इंप्योरिटी जनरेट हो सकती है, कौन कौन सी इसमें इंप्योरिटी प्रोसेस में जनरेट होगी, कौन सी इंप्योरिटी उसमें आपकी कहाँ से आएगी, वो उसके अंदर हम स्ट्रक्चर से पता कर लेते हैं। और पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसमें बफर का यूज करते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम एसीटोनाइट्राइल जो आपका है और वाटर है, तो वाटर आपका क्या हाईली पोलर है, उससे लेस पोलर क्या है? एसीएन है। जैसे हम अगर एसीएन का क्वांटिटी बढ़ाएंगे मतलब कि हम मोबाइल फेस को लेस पोलर करेंगे। अभी क्या है कि वो पोलर है, अभी थोड़ा उसको कम पोलर करेंगे, तो जैसे हम उसमें एसीएन का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो आपका जो रिटेंशन टाइम है, आपका जो भी पिक रिटेंशन टाइम है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। कि अगर आपने एसीएन का क्वांटिटी बढ़ाया तो आपका जो पिक साइज है, मतलब अगर वो 5 मिनट की बजाय 5 मिनट की बजाय 10 मिनट की बजाय अगर वो 5 मिनट पे हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे उसमें एसीएन का क्वांटिटी बढ़ा देंगे, मतलब सॉल्वेंट का क्वांटिटी बढ़ा देंगे। मतलब क्या करेंगे हम मोबाइल फेस को लेस पोलर कर देंगे, मतलब वो नॉन पोलर ही रहेगी, पोलर ही रहेगी, लेकिन थोड़ा लेस पोलर कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉलम आपका क्या है? नॉन पोलर है, ठीक है। अभी आपका पोलर है वाटर, तो वो बहुत जल्दी जल्दी इल्यूट हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी इल्यूट हो रहा है। तो उसमें एब्सॉर्प्शन अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हमने उसको थोड़ा लेस पोलर किया, मतलब कि उसमें एसियन का क्वांटिटी बढ़ा दिया। जैसे हमने उसमें एसियन का क्वांटिटी बढ़ाया, तो क्या हो गया, वो थोड़ा लेस पोलर हो गया। अभी हमारा कॉलम भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर और जो लेस पोलर मतलब कि वो उसके बीच में एब्जॉर्प्शन वो कॉलम के एंड पे जल्दी होगा। अगर वाटर ज्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में ही वो सेपरेशन करना लगेगा और प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं करेगा। तो इसीलिए उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का, वो एक फिक्स अमाउंट में ही हम रखते हैं, ठीक है। तो अब हमको कौन सी मोबाइल फेस चूज करना है, तो इसके लिए स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट होता है उस समय हम ट्रायल्स वगैरह रहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करते हैं। तो उसका भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि हमको किस लेवल से कैसे जाना है, फिर उसका डेवलपमेंट करना है। तो ये सब कुछ हमारा डिटेल में रहने वाला है। अगर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके कमेंट आते हैं तो हम ये नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर मैं बना दूंगा, मेथड डेवलपमेंट के ऊपर। और फिर इसमें कंप्लीटली कौन सा कॉलम कैसे काम करता है, अगर उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमको बीडीएस कॉलम कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, ओडीएस कॉलम कैसे काम करता है, बीडीएस कॉलम कैसे काम करता है, मेथड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है, कैसे एचपीएलसी, तो एचपीएलसी कैसे वर्क करता है मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका डिटेल में मतलब अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस ऑन लर्निंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।